हम लोग इंडियन बैंकिंग सिस्टम पेपर 203 इसका आपका है 203 नंबर का पेपर। इसमें हम लोग बैंकिंग सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट अपना बैंकिंग जो बॉडी है वो है भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हमने लास्ट पीडीएफ में मैंने आपको दिया था इसका डिस्क्रिप्शन। तो आज उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम लोग डिस्कस करते हैं, क्योंकि बहुत पहले जो हमारा बैंकिंग सिस्टम था उसमें देशी बैंकर, महाजन, साहूकार ये भी काम करते थे। और ब्रिटिश जब गवर्नमेंट हमारे यहाँ आई थी तो उन लोगों को इनसे क्लैश आ रहा था, और देशी बैंकर थे वो बेचारे इंग्लिश में वर्जन में काम नहीं कर पाते थे, और ब्रिटिश बैंकिंग सिस्टम अलग था। तो ये दोनों चीज़ों का बहुत क्लैश आने लगा था। तो और फिर हमारे यहाँ एजेंसी गृहों की स्थापना होने लगी 18वीं शताब्दी में। तो उनका कारण क्या था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनका वो हमारी जो लोकल जो बैंकिंग सिस्टम था उसको नहीं समझ पाते थे, और हमारे बैंकिंग सिस्टम उनको नहीं समझ पाते थे। तो और वो लोग भी ब्रिटिश जो हमारे धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू ब्रिटिश गवर्नमेंट का हमारे यहाँ पे रूल हो गया था, तो इसलिए एजेंसी गृहों के थ्रू वो अपना काम कर रहे थे, और उनका एक इनडेफिनेट या असीमित दायित्व का सिद्धांत था। विदेशी व्यापार को वित्त प्रदान करते थे। तो ये सब चीज़ें चल रही थी, तो कुछ प्रॉब्लम्स होने के कारण और एजेंसी गृहों में जो अव्यवस्थित प्रबंध चल रहा था और सट्टा आदि की टेंडेंसी होने लगी थी, तो ये सब चीज़ें होने के कारण एजेंसी गृह भी बहुत असफल होने लगे। तो बैंकिंग में कुछ रिमेडियल मेजर्स लेने के लिए कुछ गवर्नमेंट्स ने ऐसे बैंकों की स्थापना करना चाहा जिससे कि सभी का पर्पस सर्व हो सके, और जो व्यापार का जो एक मुख्य मुद्दा था ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू वो हो सके। तो सबसे पहले 1806 में प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना की गई। फिर 1840 में प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना की गई। 1843 में प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की गई। और ये सब लोग मिक्स्ड कैपिटल वाले बैंक थे, और इनके जो शेयर होल्डर्स थे वो विदेशी थे, और बैंकों में सरकार का हिस्सा भी था, और प्रबंध व्यवस्था पे भी इनका सरकार का नियंत्रण था। तो कई सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स थी, डिफेक्ट्स थे, पर फिर भी ये जो बैंक थे तीनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे हमारे इंडियन बैंकिंग सिस्टम में। पर इनकी जो समस्याएं थी उसमें जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ 1914 से लेकर के, तो इसमें जो इनका जो नॉन सक्सेसफुल ट्रेंड हमें नज़र आने लगा, तो बाद में क्या हुआ कि तीनों प्रेसिडेंसी बैंक मुंबई, कोलकाता और मद्रास को इंटीग्रेट करके 1921 में एक इम्पीरियल बैंक अधिनियम हमने बनाया, और 1920 में इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, जिसकी ऑथोराइज कैपिटल थी 11.25 करोड़ एंड 500 रुपीज़ के 2.5 लाख शेयर्स उसके शेयर्स में वो डिवाइडेड थी, और जो पेड अप कैपिटल थी वो 5,625 करोड़ थी। तो ये तीनों जो मुंबई, कोलकाता और मद्रास में इस बैंक ने अपने जो लोकल ऑफिसेस बनाए थे उसमें इन्होंने अपने अपने काउंसिल या गवर्निंग बॉडी, लोकल बोर्ड्स इन्होंने मतलब कॉन्स्टिट्यूट किए थे, गठित किए थे, और जो मेन जो उसका कंट्रोल था वो केंद्रीय मंडल के पास ही रहता था। तो ये बोर्ड्स जो थे वो लोकल एरिया के अकॉर्डिंग तीनों बड़े रीजन से मुंबई, कोलकाता और मद्रास, उसके थ्रू पूरी इंडिया में इनका कंट्रोल चलता था। और केंद्रीय मंडल जो होता था, सेंट्रल काउंसिल, वो कार्य उपनियमों को तय करता था और नीति संबंधी निर्धारण करता था। तो इम्पीरियल बैंक, इन तीनों को इंटीग्रेट करके हमने एक इम्पीरियल बैंक की स्थापना की, जो इस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। इसका जो ऑर्गेनाइजेशन था वो कैसा था? इम्पीरियल बैंक का संगठन एवं प्रबंध, वो था एग्जीक्यूटिव वर्क, प्रबंध के निदेशक, यानी जो कार्यकार कर रहा था उसके लिए मैनेजिंग डायरेक्टर होता था, डीजीएम डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर होता था, और जो 5 ईयर्स के लिए चुना जाता था, और कभी कभी यदि बहुत उनका फेवरेबल या बहुत सक्सेसफुल होता था टेन्योर, तो उसमें वृद्धि भी की जा सकती थी। जो इसका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे उसमें कौन कौन मेंबर्स होते थे? स्थानीय मंडल के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, कार्यकारी निदेशक यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, उप प्रबंधकीय निदेशक यानी डेप्यूटी डायरेक्टर, मैनेजरियल डायरेक्टर, और 2 व्यक्ति जो होते थे वो गवर्नर जनरल के द्वारा 1 वर्ष के लिए मनोनीत किए जाते थे, जिनका रीनॉमिनेशन संभव था। और स्थानीय निकायों में
के सदस्यों में से एक व्यक्ति होता था और छठा स्थानीय संस्थाओं के सचिव होते थे और सातवां गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत सरकारी अधिकारी। इन सभी निदेशकों को मताधिकार था, लेकिन उप प्रबंधकीय निदेशक, स्थानीय संस्थाओं के सचिव और मनोनीत सरकारी अधिकारी को सभाओं में मत करने का अधिकार नहीं था। तो यानी सभी निदेशक को तो था, लेकिन डेप्यूटी जो मैनेजर थे उनको के सचिव को और मैनेजर और स्थानीय संस्थाओं के सचिव और नॉमिनेटेड व्यक्तियों को मत देने का अधिकार नहीं था। पर यदि कोई मेन मैनेजर या चीफ मैनेजर एब्सेंट है तो उसके एब्सेंशिया में डेप्यूटी जो मैनेजिंग डायरेक्टर होता था वो मत प्रदान कर सकता था। तो ये इस तरह से इनका कॉन्स्टिट्यूशन किया था और कभी कभी मुंबई में इसकी मीटिंग होती थी, कभी कलकत्ता में और कभी मैड्रास में। और जो 1935 तक केंद्रीय जो मंडल था उसकी संरचना जो थी वो हमारे सामने है कि पहला था उसमें गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत सदस्य और दूसरा दो प्रबंधकीय गवर्नर होते थे, तीसरा 4 अशासकीय गवर्नर जो भारतीय समुदाय की अभिरुचि का सामान्यतः प्रतिनिधित्व करते थे और चौथा 3 स्थानीय निकायों के 3 सचिव होते थे। फिर मुद्रा नियंत्रक होता था जो भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता था। दूसरा जो इसका मेन बॉडी होती थी अंशधारियों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि। अंशधारियों द्वारा केवल कौन चुनता था? जो चुना जाता था जो अंशधारियों द्वारा स्थानीय मंडलों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ही होते थे। जैसे 1935 तक बैंकों का बैंक और सरकार के एकम में बैंक के रूप में कार्य था, यानी कि ये बैंकों के बैंक के रूप में काम करता था, जिस कारण इसके ऊपर कुछ सरकारी नियंत्रण था। क्या थे सरकारी नियंत्रण? कि इंपीरियल बैंक के केंद्रीय संचालन में प्रबंधकीय गवर्नर, मुद्रा नियंत्रक, स्थानीय निकायों के सचिव, 4 गवर्नर ये नियुक्त किए जाते थे, जिसमें जो कंट्रोलर, जो मनी का कंट्रोलर होता था, वो सरकार की नीति पर विपरीत प्रभाव डालने वाले निर्णयों को निरस्त करने का अधिकार रखता था। यानी बैंक यदि कोई ऐसा काम करता है जो कि सरकार की नीति को क्रॉस करे या अपोज करे, उसको वो कैंसिल कर सकता था, जो कि चीफ मनी का कंट्रोल करने वाला डायरेक्टर होता था। सेकंड इसमें क्या था? सरकार को बैंक के कोष एवं वित्तीय स्थिति के बारे में निर्देश जारी करने का अधिकार था। तीसरा ये था कि बैंक को सरकार को आवश्यकता पड़ने पर किसी भी रूप में सूचना प्रदान करनी जरूरी थी और संपत्ति और दायित्वों का विवरण प्रदान करना जरूरी था। चौथी बात थी कि सरकार के बैंकों के खातों की जांच के लिए सरकार इनके पर ऑडिटर नियुक्त करती थी। पांचवा, बैंक के शाखा विस्तार पर भी प्रतिबंध था और नई शाखाएं सरकारी अनुमति के बिना ये बैंक नहीं खोल सकता था। इस तरीके से ये इस पर गवर्नमेंट का भी बहुत कंट्रोल था। पर 1935 में जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश किया गया, 1934 में एक्ट पास हुआ और 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब हमारा सेंट्रल बैंक के रूप में हुआ, तो ये जो इम्पीरियल बैंक था इस पर जो कंट्रोल्स थे, जो रोक लगी हुई थी, उनको हटा दिया गया और इम्पीरियल बैंक अब केंद्रीय बैंक नहीं था, वो एक व्यापारिक बैंक के रूप में रह गया था, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक सेंट्रल बैंक के रूप में हमारे सामने आ गया था। तो इम्पीरियल बैंक का जो वर्किंग है वो क्या रही, उसकी वर्किंग किस तरह की थी, कार्यप्रणाली किस प्रकार की थी कि 1935 तक तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। उस समय तक तो एक केंद्रीय बैंक भी था, व्यापारिक बैंक भी था, सरकारी बैंक भी था। तो हमें जो मेन प्रॉब्लम थी, क्योंकि एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी थी, तो ग्रामीणों का प्रमुख जो व्यवसाय है या ऑक्यूपेशन है, जीविकोपार्जन थी, वो कृषि थी। तो कृषि प्रधान देश होने के कारण उस समय ऋण जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती थी रूरल एरिया में होती थी। तो जो इस बैंक का मेन इम्पॉर्टेंट रोल हुआ था वो ये था कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना रहा। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने की जिम्मेदारी इसी बैंक को दी गई और रिजर्व बैंक की स्थापना से पहले ये सरकारी कोषों का संचालक भी था और सार्वजनिक ऋणों की व्यवस्था भी करता था। तो देश के जो प्रमुख बैंक थे वो अपने कोष इसके पास जमा कराते थे, तो ये समाशोधन गृह का भी कार्य करता था, सरकारी कोषागार यानी ट्रेजरी का काम भी करता था। तो इस इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है 1939 तक भी सभी कार्य करता रहा, जो कि ये पहले 1920 से के टाइम से कर रहा था।
प्रतिभूतियों के आधार पे ये एडवांसेस भी देता था। तो ये बैंक इकोनॉमी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था और अल्पकालीन वित्तीय सुविधाएं भी उपलब्ध करवा रहा था। केंद्रीय बैंक के रूप में भी कार्य करता था। तो कई बहुत ही एक तरह से सारी अर्थव्यवस्था को संचालित करने का कार्य इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया कर रहा था। बट कुछ इसमें डिफेक्ट्स भी थे इसकी वर्किंग में। तो जब 1949 में ग्रामीण बैंकिंग जांच समिति कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, उसने 3 इसके दोष बताए थे। वो दोष कौन से थे? पहला ये था कि इम्पीरियल बैंक पर सरकारी नियंत्रण में कमी थी, वो ढीला सरकारी नियंत्रण था, कोई नियंत्रण इस पे नहीं कर पा रही थी गवर्नमेंट। और दूसरी बात ये कि कुछ प्रमुख व्यक्तियों का इस पे आधिपत्य था। तीसरी बात ये थी कि सारे जो उच्च अधिकारी थे वो विदेशी थे, भारतीयों का कोई इसमें रोल ही नहीं था। वैसे भी हम लोग गुलाम के रूप में थे, तो भारतीयों को कोई स्थान इसमें नहीं मिली। और जो कमेटी बनाई गई वो इनके शाखा विस्तार के कार्य से संतुष्ट नहीं थी। तो बाद में ये रिकमेंडेशंस दी गई कि इस पे गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए और इम्पीरियल बैंक को 51 से 53 के मध्य 30 शाखाएं स्थापित करने का इनको ऑर्डर मिला था, पर इन्होंने केवल 2 ब्रांचेज ही ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित की थी। तो कई चीज़ें इनके सामने आई कि इसकी वर्किंग है इतनी डिफेक्टिव चल रही थी। इसके कारण ये नेक्स्ट जो ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट कमेटी हमारे यहाँ मानी जाती है। सबसे पहले उन्होंने जो अपनी रिकमेंडेशंस दी या उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट दी, उसमें एडी गोरवाला कमेटी के नाम से भी ये जानी जाती है। तो उसमें उन्होंने इसकी आलोचना की थी कि इस बैंक ने ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी शाखा विस्तार के संबंध में रुचि प्रदर्शित नहीं की है। तो इसलिए ये बैंक बहुत अच्छा काम नहीं कर पा रहा और इसने ग्रामीण क्षेत्रों में साख प्रदान करने के संबंध में इम्पीरियल बैंक ने योगदान नहीं दिया। तो जो केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति थी उसने भी क्रिटिसाइज़ किया और जो ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी थी उसने भी इसको क्रिटिसाइज़ किया। तो ये भी एक है कि डायरेक्टली ये जो इसके डायरेक्टर्स थे वो रूरल एरिया में क्रेडिट देने के संबंध में किसी भी रूप में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे थे। तो 1954 में ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट कमेटी ने अपनी जो सर्वे रिपोर्ट प्रेजेंट की, उसमें कहा कि देश में ग्रामीण साख के संबंध में इम्पीरियल बैंक का योगदान बिल्कुल नील है या इनकी असफलता है। तो ये एक बात सामने आई कि क्यों ना एक ऐसा बैंक स्थापित किया जाए जो हमारे देश में रूरल एरिया में या पूरे अर्बन हो या रूरल दोनों एरिया में शाखाओं का जाल बिछा करके बैंकिंग का विकास करे और जो देश के हित में काम करे। तो ये जो इसका एक बैकग्राउंड हमारे सामने आया है, उसको से हमें ये समझ में आना चाहिए कि इम्पीरियल बैंक का जो नेशनलाइजेशन किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया और 8 और दूसरे बैंक थे रियासती बैंक, उस समय रियासतें होती थी, उन रियासती बैंकों को लेकर के हमने 1 जुलाई 1955 को भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना की गई और वो कहलाया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और इससे जो हमने एक्सपेक्टेशन की वो क्या थी कि अधिक से अधिक शाखा का विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों में करेगा ये बैंक, सहकारी संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा और राष्ट्रीय नीतियों के अनुरूप भी अपना कार्य संचालन करेगा। तो ये सारा जो हिस्टोरिकल हमने पर्सपेक्टिव डिस्कस किया वो हमारे सामने उसने हमें बताई एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बैकग्राउंड है कि किस तरह से